नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल समझे क्या पे। आज हमारे साथ हैं फिजिक्स वाला के जूलॉजी किंग यानी कि स्काई सर, जिनको आप लोग बहुत ही ज़्यादा पिछले दिनों में बहुत ही ज़्यादा आप लोगों ने प्यार दिखाया है। तो आज हम लोग कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में सर से बात करने वाले हैं। वो क्वेश्चन यार, या आइदर आप नीट के एस्पिरेंट हो या फिर जेई के, वो आप दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस पे बात करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्कार नमस्कार दिनकर जी, एकदम एकदम अच्छा। आप बताइए कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ सर। स्वागत है आपका भी हमारे प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम जी समझे क्या बहुत है। बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सर, एक ये होता है जो कि बहुत सारे, जैसे कि हमारा नीट और जेई का एग्जाम अभी पास हुआ है पिछले कुछ दिनों के पहले। तो सर, बहुत सारे बच्चों ने उसमें बहुत अच्छा स्कोर किया है। बहुत सारे बच्चों ने मेहनत करने के बावजूद भी उनका स्कोर अच्छा नहीं हो पाया। तो सर, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? दिनकर जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अपना नीट और आईआईटी का जो एग्जाम है वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है। तो फिक्स है कि सिलेक्शन की रेंज में तो कम ही लोग रहेंगे। लेकिन जो फेल हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें कुछ आता नहीं या उनकी तैयारी अप टू द मार्क नहीं थी। तो उनको अपना कॉन्फिडेंस लूज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पहली बात तो कि दुनिया में कोई ऐसा एक एग्जाम नहीं है जो आपकी काबिलियत को जज कर पाए। हो सकता है वो दिन आपका थोड़ा खराब रहा हो और आप अपना 100% निकाल के नहीं दे पाए हो। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा कि उनको बहुत कुछ आता था, या मैं कहूँ पूरा पेपर भी आता था, लेकिन कहीं ना कहीं वो टाइम ऐसा था जिसमें वो अपना 100% नहीं दे पाए। तो ये हार है, ये छोटी सी हार है, ये गिरने जैसा है। आपको दोबारा से उठ खड़े होना है। इसके बेसिस पे ये जज ना करे कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई या आप जिंदगी में बिल्कुल फेल हो गए। ये एग्जैक्टली पॉजिटिव मैनर में ले कि यहाँ पे आप गिरे या कहीं ना कहीं थोड़े हारे, तो ये आपकी मंजिल की तरफ आपका एक पहला कदम होगा। क्योंकि हार के बाद जब आप उठोगे उठोगे तो दुगनी ताकत से उठना है। और इस हार को एक पॉजिटिव मैनर में लेना है कि आप अपनी कमियों को देखिए कि मेरी क्या कमी रह गई थी कि मैं अपना 100% नहीं दे पाया। उनको रिव्यू कीजिए, उन्हें रिजोल्व कीजिए और दुगनी ताकत के साथ लग जाइए। क्योंकि इस बार आपका जो एम होगा वो सिलेक्शन नहीं होगा। आपका जो एम होगा वो होगा इंडिया में टॉप रैंक होना, ताकि पूरा इंडिया देखे कि पिछले बार गिरा था। शेर भी जब 2 कदम पीछे जाता है तो एक लंबी छलांग के लिए जाता है, वो आपकी लंबी छलांग दिखाई देनी चाहिए। तो मैं उन सबसे कहूंगा कि उठ खड़े हो दुगनी ताकत के साथ। इस बार एम सिलेक्शन नहीं, ऑल इंडिया में टॉप रैंक छोड़ना है, ताकि न्यूज पेपर की हेडिंग आप हो और सब आपको देखें। सर, बढ़ते हैं दूसरे सवाल के तरफ। ये आज के यूथ में बहुत ही कॉमन है सर, जिसको कि बहुत कम लोग बात करते हैं। फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी और फेल्यूर के कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ गलत कदम उठा लेते हैं अपने लाइफ में। जस्ट लाइक वो अपने 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 बॉडी को हार्म करते हैं, अपने लाइफ तक को वो सेक्रीफाइस करने पर आ जाते हैं। तो सर, उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? ये यूथ में सर, या फिर किसी गलत लत की ओर अपने आप को बढ़ा लेते हैं, जैसे कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स एंड ऑल दोज। तो सर, उसको क्या कहना चाहेंगे आप? उसके विषय में क्या आपकी राय है? दिनकर जी, मेरा ओपिनियन इस बारे में एकदम क्लियर है। जैसे कि जो भी ये सिनेरियो है, चाहे वो एग्जाम का सिनेरियो हो, चाहे बाहर पढ़ने का हो, चाहे प्रोफेशनल स्ट्रेस हो, ये मेरे हिसाब से लगभग हर आदमी की जिंदगी का एक हिस्सा है। उसे या तो पढ़ाई से, या हो सकता है कोई फैमिलियर इश्यू हो, या एग्जाम का डर हो, ये सबके साथ होता है। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जैसे मैं गांव से बिलोंग करता हूँ और जिंदगी में खूब उतार चढ़ाव आए हैं। यस, स्टूडेंट लाइफ में भी खूब उतार चढ़ाव आए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कहीं फेल हुए, कहीं पास हुए, प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। लेकिन हमारे दिमाग में ये कभी भी ऐसी चीज नहीं आई कि हम अपने को हार्म करें या कह दें कि जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के यूथ के सामने ये जो बड़ी सी प्रॉब्लम आई, वो एक रिजर्व नेचर की वजह से, कि कहीं ना कहीं आज का यूथ जो है वो अपनी प्राइवेसी को बहुत ज्यादा मेंटेन रखने लग गया है। खुल के पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन नहीं कर पा रहा है, अपने रिलेटिव्स के साथ
भाई बहन के साथ खुल के अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं कर पा रहा है। और उसे डर है किस बात का? डर तो इसी बात का, यार मैं फेलियर हो गया तो मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, मेरे भाई क्या सोचेगा, मेरा परिवार क्या सोचेगा, ये सोसाइटी क्या सोचेगी। अगर आप लोगों के साथ घुल मिल के रहेंगे, अपनी स्ट्रेस की वजह को शेयर करेंगे, तो मुझे पक्का भरोसा है कि हमारे दिमाग में ऐसे नेगेटिव थॉट आएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने कितनी मेहनत करी, ये हर लोगों ने देखा है, बहुत करीब से जाना है। तो हर एक आदमी ये समझता है कि दुनिया के हर चीज में हम टॉप पे नहीं रह सकते, कहीं थोड़ा टॉप पे रहेंगे तो कहीं थोड़ा पिछड़ेंगे भी। तो जब हम उन लोगों के साथ रहेंगे, समय गुजारेंगे, तो हमें ये बात पता चल जाएगी। लेकिन आज का यूथ मैं सोच रहा हूँ कि वो बहुत रिजर्व रहता है, वो बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप के कर लेता है कि अगर ऐसा हो गया तो लोग ये कहेंगे, पेरेंट्स ये सोचेंगे। और मुझे ये कहना है उस यूथ से कि बेटा, चाहे आप एग्जाम में पास हो या फेल हो, कितनी भी बड़ी मुसीबत आपके सामने आए, बिल्कुल लीडर होके आप अपने पेरेंट्स से शेयर कीजिए, क्योंकि आपके पेरेंट्स के लिए आप पूरी दुनिया है, आपसे अच्छा कुछ नहीं है। आप उनके पास है तो वो जिंदा है, उनकी शान जिंदा है, बस आप उसको जिंदा रखिए, बिल्कुल उनके साथ घुल मिल के रहिए। तो ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये एग्जैक्टली में हमारे इंडियन कल्चर है ही नहीं, ये तो विदेशों का कल्चर है। उसको एंग्जाइटी होगी, उसको डिप्रेशन हो गया, वो स्ट्रेस में चला गया, उसको फलाना एडिक्शन लग गया। हमारे यहाँ तो हम देखिए, अभी भी जब बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, इवन मैं रहे या आप रहे, आज भी मम्मी उतनी ही केयर करती है उनके लिए, आज भी हम छोटे से बच्चे हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम रहे, बिल्कुल पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए, 100% आपके दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं आएगा, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपके साथ खड़े हैं। अब आप, अगर आप और कंफर्टेबल फील करते हो तो टीचर्स के साथ डिस्कस कीजिए, वो भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, बशर्ते कि हम उन्हें अपनों के साथ शेयर करें। अपनों के साथ शेयर करोगे तो बिल्कुल हमेशा ऑल इज वेल, अच्छा ही करोगे, बढ़िया करोगे, कोई भी नेगेटिव थॉट दिमाग में नहीं आएगा। जी सर। बहुत ही ज्यादा सुंदर जवाब आपके तरफ से सर, जिसको कि हर एक यूथ को समझना चाहिए कि ये इंडियन कल्चर हमारा है ही नहीं। हम विदेशों से चीज़ों को ला रहे हैं, अपने ऊपर इम्पोज कर रहे हैं उन चीज़ों को फोर्सली। और हमें अपने पेरेंट्स के बहुत ज़्यादा करीब रहना चाहिए, या फिर आप बड़े हो या फिर छोटे हो। सर, आपका यही मेन ये था, इस थीम था इस क्वेश्चन का। जी 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 जी, बिल्कुल दिवाकर जी, बिल्कुल। सर, हमारा तीसरा सवाल आपसे होगा कि एक 12th क्लास में बच्चा है और उसने ये मैक्सिमम यूथ का सवाल है सर, मतलब कि जो जो नीट या जेई की तैयारी कर रहे हैं, 11th बर्बाद हो चुकी है हमारी, क्या मैं नीट को क्वालिफाई कर सकता हूँ अच्छे मार्क्स से? जी बिल्कुल 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 दिवाकर जी। अगर आप लोगों ने इस बार भी देखा होगा तो हमारे बहुत सारे जो टॉप रैंकर बच्चे हैं, है ना, चाहे आप वैभव का देख लीजिए, सैमुअल्स का देख लीजिए, किसी भी टॉप रैंकर बच्चे से आप देख लीजिए। वैभव की तो खास बात ही यही थी कि उसकी 11th पूरी की पूरी खत्म थी। इवन उसने तो अपने सोशल मीडिया पे जो उनके इंटरव्यूज वायरल हो रहे हैं उनमें भी यही बोला। लेकिन उसका कहना क्या था कि सर, एक ड्रॉपर वाला बच्चा भी तो एक साल में 11th एंड 12th पूरी कवर करके और फिर सिलेक्शन लेता है। तो मैंने क्या काम किया, 12th में अपने एफर्ट्स जो थे वो जस्ट डबल कर दिए, क्योंकि 12th में दो चीजें थी, 12th को कवर करना था, 12th के एग्जाम में बहुत अच्छा अटेम्प्ट करना था, प्लस 11th को कवर करना था। और आप बिलीव नहीं करेंगे, उस लड़के की नीट में AIR 59 है और उसकी 12th क्लास में स्कोर मोर देन 95% है सर। तो कहने का मतलब ये, हाँ, कहने का मतलब ये हुआ कि हमें ये नहीं देखना कि 11th खराब हो गई। अगर हम उस चिंता में बैठे रहे तो फिर 12th का भी टाइम मोस्टली गुजर जाएगा। जो टाइम गुजर गया हम उसका कुछ नहीं कर सकते। जो समय हमारे हाथ में है हम उसको कैसे अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। दिन सबके लिए 24 आवर्स का होता है, लेकिन उस 24 आवर को 25 आवर में कन्वर्ट करना हमारे हाथ में है, और वो एक अच्छी प्लानिंग के साथ ही ऐसा हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, आप 12th वाले पोर्शन में जान लगाइए, जो बचा हुआ टाइम है उसमें साथ के साथ एफर्ट दीजिए कि आप 11th वाला पोर्शन भी कवर करते हुए चले। और हमारे पीडब्ल्यू जो है उन्होंने तो बच्चे को 12th वाले पोर्शन के साथ साथ 11th वाले भी तो बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट दे ही रखी है ना। तो वो साथ में पढ़ाई कर सकते हैं, 12th वाला टॉपिक पूरा कीजिए। अगर वो रेगुलर बेसिस पे एक दो लेक्चर भी 11th के देखता रहेगा तो सर साथ के साथ उनकी 11th भी पूरी कवर
हो जाएगी। और फिर 12th का एग्जाम होने के बाद भी एक टाइम पीरियड बचता है जिसमें अपन 11th को अच्छे खासे और बहुत अच्छे तरीके से रिकॉल कर सकते हैं। तो ये कोई मुद्दा होना ही नहीं चाहिए, बस जुनून आप में होना चाहिए, अंदर आग लगी होनी चाहिए कि मुझे मेरे मेडिकल कॉलेज की सीट चाहिए। अगर वो जुनून है, जज्बा है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 साल का टाइम तो हम लोगों के पास पूरा का पूरा है। जी सर। सर अब अगला क्वेश्चन, ये जो टेस्ट है सर, जेई और नीट के प्रिपरेशन के दौरान ये बहुत सारे बच्चे देने से कतराते हैं कि यार मैं नहीं दूंगा, मार्क्स कम आते हैं। तो सर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है टेस्ट की इस प्रिपरेशन में? दिवाकर जी, मैं पहले बात उन लोगों से कहना चाहूंगा जो टेस्ट देने से डर रहे हैं। उनका तो ये हालत हो गई कि वो ये सोच रहे हैं कि हम रोड के बिल्कुल बीच में खड़े हैं और उधर से कोई गाड़ी बहुत तेज आ रही है, वो सोच रहे हैं कि हम आंखें बंद कर लेंगे तो शायद गाड़ी नहीं टकराएगी। ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। आपको प्रॉब्लम के सामने फेस करना पड़ेगा, बिल्कुल उससे दो दो हाथ करने पड़ेंगे कि कुछ भी हो जाए मैं तो लड़ूंगा। लड़ूंगा, लड़िए। एग्जैक्टली में ये जो टेस्ट से दूर भागना है ना, ये एक तरह से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। हमने खुद पे ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि यार क्या पता मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और आप देखिए, जिस भी इंसान ने खुद की एबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, मतलब वो अपने मन से हार गया। वो खुद से हार गया। खुद से हार गया तो फिर वो कभी जीत नहीं सकता। क्योंकि आपको खुद पे भरोसा रखना बेहद जरूरी है, चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे जिंदगी जीना हो। अगर जिंदगी भी आप जी रहे हो और आपको खुद पे ही भरोसा नहीं है, तो मेन परफॉर्मर आप है। अगर आप ही अपने आप पे भरोसा नहीं रखेंगे तो आप अगला कदम भी नहीं बढ़ा पाएंगे। तो एग्जाम तो दूर की बात है, आप अपनी अच्छी जिंदगी भी नहीं जी पाएंगे। तो दुनिया में सबसे पहली चीज, मैं हर क्लास में, पहली ओरिएंटेशन क्लास में एक ही बात बोलता हूं कि आपको खुद पे भरोसा रखना है कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज हूं और मेरे में इतनी एनर्जी है, मेरे में इतना पोटेंशियल है कि कोई भी ऐसा काम ऐसा है ही नहीं जिसको मैं ना कर पाऊं। तो बिना डरे एग्जाम में बैठिए। चाहे आपकी प्रिपरेशन कम थी या ज्यादा थी, आप एग्जाम में बैठिए। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो वहां से कुछ ना कुछ तो सीख के ही आएंगे। पहला कि वो 3 घंटे 20 मिनट का टाइम जैसे नीट का है, तो एक जगह सिटिंग रखनी है, तो 3 घंटे 20 मिनट की सिटिंग क्या होती है, उसमें भी तो कंसंट्रेशन के साथ बैठना सीखेंगे। नेगेटिव मार्किंग को कैसे अवॉइड करना है ये सीखेंगे। या फिर आप ये तो देखेंगे ना एटलीस्ट कि उस 3 घंटे 20 मिनट में मेरे दिमाग में क्या क्या विचार आए, कैसे थॉट्स आए, मुझे उन थॉट्स को भी तो ओवरकम करना रहेगा ताकि मैं कॉन्फिडेंट रहूं। तो सर ये एग्जाम जो लिए जा रहे हैं, ये एग्जाम एग्जैक्टली में पहले एग्जाम से या दूसरे एग्जाम से ये जज नहीं कर रहे हैं हम कि भैया आप क्या करोगे। एग्जैक्टली में कोई भी एग्जाम देने से पहले, एक मैच से पहले भी तो कई सारे मल्टीपल प्रैक्टिस मैचेस खेले जाते हैं ताकि हम अपने आप को रेडी कर पाए। तो ये एग्जैक्टली में रेडी करने के लिए है ताकि एग्जाम में हम अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत नजदीक से देख पाए कि हमारी क्या प्रॉब्लम्स थी, और साल भर के टाइम में धीरे 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 उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करे, रिजोल्व करे, ताकि नीट के फाइनल एग्जाम तक हमसे गलती होने के चांस बहुत कम रहे, हमारी प्रॉब्लम्स जो थी वो मिनिमम रहे। ये मेन उद्देश्य है एग्जाम लेने का, ताकि हम मेन एग्जाम को बहुत अच्छा कर सके। और यहाँ पे जो एग्जाम दिया जाता है वो मेन एग्जाम का रिप्लिका होता है, ताकि आप हर एक टेस्ट को उतना ही सीरियस होके दे जितना आप नीट और आईआईटी के फाइनल एग्जाम को देने वाले थे। अगर थ्रू आउट द ईयर लगभग 100 के आसपास एग्जाम्स आपने दिए और 100 बार आपने हर एक एग्जाम को उसी डेडिकेशन के साथ दिया, तो आप याद करो नीट और आईआईटी का जब फाइनल एग्जाम देने जाओगे तो आपके अंदर से ये फील आएगी, अरे यार ऐसे एग्जाम तो मैं 100 बार दे के आया हूं, ये तो मैं पीडब्ल्यू का ही तो एक पेपर दे रहा हूं। अगर आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया तो जो एग्जाम हॉल का फोबिया था, जो फाइनल एग्जाम में जो करो या मरो वाला जो आप पे प्रेशर था, वो प्रेशर आप पे रहा ही नहीं। तो आप खुल के खेल पाए, और खुल के खेलोगे तो अपना 100% दोगे। और अगर आपने 100% दिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपसे आपके गोल को दूर कर सके। पक्का मंजिल मिलेगी सर, पक्का मिलेगी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ सर। जैसे कि जेई को एक ऑनलाइन मेथड से कंडक्ट कराया जाने लगा है, तो क्या सर ये आवश्यकता है कि नीट जैसे बहुत ही भारत के बहुत ही बड़े एग्जाम को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की फ्यूचर में आवश्यकता होगी? सर देखिए, जेई भी एक बहुत बड़ा एग्जाम है और मेरे हिसाब से इंडिया के बहुत प्रेस्टिजियस एग्जाम भी है। जब जेई वाले पे स्विच कर गए तो नीट वाले पे भी स्विच किया जा सकता है।
है ना। तो फ्यूचर में इस बारे में प्लान किया जा सकता है। और भी बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स है इंडिया लेवल के जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कंडक्ट किए जा रहे हैं। प्रॉपर इंफ्रा डेवलप कर रही है, और इंफ्रा डेवलप हुआ, सिस्टम जनरेट हुआ, तो बिल्कुल किया जा सकता है। यस, बिल्कुल किया जा सकता है। सर अब किसी किसी जैसे कि नीट में तो आप एक मतलब कि 2-4 ड्रॉप तक जा सकते हैं, जैसा कि एक जेई का स्टूडेंट नहीं कर सकता। और भारत में आप इंजीनियरिंग करना चाहें तो आपकी इंजीनियरिंग 15 से 20 लाख के अंदर रैप अप हो जाती है। यदि आप बहुत ही कॉस्टली किसी इंस्टीट्यूट में गए तो 22-23 लाख में रैप अप हो जाती है। लेकिन यदि आप प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करना चाहें तो एक आपके सामने बहुत ही बड़ा मतलब पेरेंट्स के ऊपर बहुत ही बड़ा लोड आ जाता है फी का। तो सर यदि कोई गरीब स्टूडेंट है और वो नीट क्वालिफाई नहीं कर पाया तो उसके सामने क्या स्कोप है सर? तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा दिनकर जी कि पहले तो हमें हमारे दिमाग से निकालना पड़ेगा कि पहले आज से 5-7 साल 10 साल पहले तक ऐसा होता था कि हम ये बोल देते थे कि यार इसने मेडिकल ऑप्ट किया है तो अगर एमबीबीएस से नहीं कर पाया तो इसकी जिंदगी खत्म हो गई, मतलब मेडिकल में ही जा। अब ऐसी बात नहीं है। एग्जैक्टली में बायोलॉजी ऑप्ट करने वाले स्टूडेंट के पास भी अब मल्टीपल ऑप्शंस अपने पास है। लाइक वो बीपीटी कर सकता है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिक्स वगैरह में बहुत बहुत अच्छा है। पैरामेडिकल वाले पोर्शन में वो जा सकता है। यस, जिसमें अपन दूसरी बात करें तो इधर से अपन बीएससी नर्सिंग वगैरह वाला पोर्शन ऑप्ट कर सकते हैं। बी फार्मा एम फार्मा वाली रेंज में जा सकता है। एक नॉर्मल अपने पास ग्रेजुएशन में जो बीएससी वगैरह करते हैं वो वाला पोर्शन आप ऑप्ट कर सकते हो। कई सारी यूनिवर्सिटीज है जो बीएससी बायोटेक, बीएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बीएससी बायोमेडिकल साइंस करवा रही है। और आपकी इंजीनियरिंग फील्ड में भी कुछ रेपुटेटेड यूनिवर्सिटीज बायोलॉजी वाले को बीटेक भी ऑफर कर रही है। यस, वो बीटेक जो होता है वो बीटेक बिल्कुल जैसे आप नॉर्मल बीटेक करते हैं उसकी तरह 4 इयर्स का प्रोग्राम होता है। लाइक बीटेक बायोटेक, बीटेक इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बीटेक इन बायोमेडिकल साइंस। और सर मैं आपको बताऊं, मैं तो खुद अमिटी यूनिवर्सिटी से बीटेक बायो इन्फॉर्मेटिक्स ने किया है। और मेरे साथ के जितने भी मेरे दोस्त हैं, आप इंडिया की जो भी वेल नोन आईटी कंपनीज को जानते हो, लाइक डिलॉयड में, टीसीएस में, विप्रो में, जिसका भी आप नाम लोगे उस हर कंपनी में वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। बायोलॉजी बैकग्राउंड का बंदा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हमने ड्यूरिंग आवर कोर्स जब हमने बीटेक बायो इन्फॉर्मेटिक्स किया, सारी लैंग्वेजेस हमने पढ़ी, C++, जावा, लाइनेक्स, पर्ल, पाइथन, ईच एंड एवरी लैंग्वेजेस हमने लर्न की है। और एग्जैक्टली में आजकल सिनेरियो ऐसा बढ़ गया कि अगर किसी आईटी कंपनी को मान लीजिए किसी बायोटेक कंपनी के साथ डील करनी है, उनका कोई प्रोजेक्ट है, उनका कोई जॉइंट एडवेंचर है, तो एक टिपिकल सीएस वाले बंदे को अप्रोच करेंगे तो टिपिकल सीएस वाले बंदे को बायोलॉजी की एबीसीडी भी नहीं आती, उसको बेचारे को कुछ पता ही नहीं है। तो कौन ऐसा ब्रिज होगा जो दोनों कंपनियों के बीच उस सक्सेसफुली प्रोजेक्ट को लर्न कर सकता है? वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाला बंदा ही होगा या बायोटेक वाला बंदा भी होगा, क्योंकि ही और शी हैज नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एज वेल एज बायोलॉजी, वो दोनों की नॉलेज बराबर रखता है। तो कहने का मतलब अभी इतनी टेंशन लेने की कतई की जरूरत नहीं है कि एमबीबीएस नहीं हुआ तो जिंदगी खत्म, बीडीएस नहीं हुआ, डॉक्टर नहीं बने तो जिंदगी खत्म। इधर अपने आप देखिए, अपने पास जब तक ये इंडियन गवर्नमेंट ने आयुष मंत्रालय जब से लॉन्च किया है तब से अपने जो पुराने चले आ रहे आयुर्वेदा, होम्योपैथिक, इसमें भी बहुत गजब का क्रेज बच्चों को देखने को मिला है। यहाँ पे भी एक नया ऑप्शन क्रिएट हुआ है और लगातार ओपनिंग्स भी आ रही है। और आप भी देख रहे होंगे पिछले कुछ सालों से लोग होम्योपैथिक आयुर्वेदा के प्रति थोड़ा सा अटैचमेंट दिखाने लगे हैं। हाँ, कुछ लोग एलोपैथी के ऊपर भी उनको प्रेफरेंस देने लगे हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आगे बढ़िए आप। चलते हैं दूसरे सवाल, सेकंड लास्ट सवाल पे, जो कि सर एक बच्चा है, हर एक बच्चे के मन में ये एक सवाल रहता ही है, यार मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूँ, केमिस्ट्री तो समझ में आती है क्यों पढ़ना है, बायो तो समझ में आता है क्यों पढ़ना है, बट ये फिजिक्स क्यों पढ़ना है यार, ये उन लोग समझ में नहीं आता बच्चों को। तो सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत अच्छी सी बात है। तो दिनकर जी एग्जैक्टली में ना मेडिकल के हर एक बच्चे के साथ ये रोना है फिजिक्स। और मैं तो पहले क्लास में ये कहता हूँ कि हम पीएमटी की तैयारी कर रहे हैं और पीएमटी का मतलब ये होता है फिजिक्स मारेगी तुम्हें।
एग्जैक्टली में फिजिक्स है, एग्जैक्टली में जो फिजिक्स है बड़ा इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है, लेकिन लोगों ने एक लाइन ड्रॉ कर ली है कि मुझे ये समझ में नहीं आएगी। जब उन्होंने ये थॉट प्रोसेस ये बना लिया कि मुझे समझ में नहीं आएगी, तो उसने अपने दिमाग को ब्लॉक कर दिया, वो समझना चाहता ही नहीं है। तो अब टीचर चाहे जान निकाल के कदम में रख दे, जब तक उसने ये दिमाग में सेट कर दिया कि मुझसे ये ना हो पाएगा, मैं नहीं समझ सकता, तब तक वो नहीं समझ पाएगा। उसको दिमाग को खोलना पड़ेगा कि यार ये इतना मुश्किल नहीं है, मुझे थोड़ा इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। और आपने देखा होगा किसी मुश्किल चीज को भी जब आप इंटरेस्ट लेके करते हैं, तो शुरुआत में शायद आप ऑकवर्ड फील करें, बाद में आपको मजा आने लगता है, अरे यस यार ये तो बड़ा इजी था, मैं ऐसे ही डर रहा था। तो ये वही कहानी है। फिर बच्चा क्या सोचता है, सर ये समझ में आ रहा है हम डॉक्टर बन रहे हैं तो बायोलॉजी का तो यूज है उसमें, केमिस्ट्री में भी बहुत सारे टेस्ट करने होते हैं, लेकिन फिजिक्स का क्या यूज है, हम फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, डॉक्टर बनाने के लिए फिजिक्स पढ़ाई क्यों रहे हैं यार, जब हमें कम समझ में आती है। तो अब मैं उन भावी डॉक्टर से कहना चाहूंगा कि भावी डॉक्टर्स, जितनी भी बड़ी बड़ी मशीन आप यूज कर रहे हो, जितने भी बड़ी बड़ी मशीन में आप टेस्ट कर रहे हो, वो एक्सरे कर रहे हो, सीटी स्कैन कर रहे हो, एमआरआई कर रहे हो, जितने भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हो, डिवाइसेस यूज कर रहे हो, वो सारे के सारे फिजिक्स से बनते हैं। अगर आपको फिजिक्स की एबीसीडी नहीं पता होगी, तो आप उन्हें कैसे चला पाएंगे, उनको यूज कैसे कर पाएंगे, उनको एनालिसिस कैसे कर पाएंगे। तो उन सारी चीजों के लिए फिजिक्स की बेहद जरूरत है। अरे मैं सीधा सा एग्जांपल लेता हूं, अगर किसी पर्सन ने अपने हार्ट की ईसीजी करवाई, तो उस ईसीजी में वेव निकल के आ रही है, वो वेव है क्या, वो वोल्टेज एंड करंट के बीच का ग्राफ है। तो यार आपको ये तो पता होना चाहिए कि वोल्टेज एंड टाइम के बीच का जो ग्राफ है, वो ग्राफ ही था हमारी ईसीजी में, तो वो कहां आएगा, वोल्टेज टाइम की कहानी तो पूरी की पूरी फिजिक्स ही है ना, वो डिवाइस तो पूरा का पूरा फिजिक्स है ना। तो फिजिक्स हमें ये बताती है कि मेडिकल साइंस में जो डिवाइसेस है, उन डिवाइसेस को कैसे ऑपरेट करना है, उनकी वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। और दूसरी बड़ी बात कि जब आप अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे फिजिक्स पढ़ेंगे, तो देखिए फिजिकल जो फिजिक्स है, वो फिजिक्स एक एनालिसिस वाला पोर्शन है, जिसमें आपको एक क्रिटिकल थिंकिंग भी रखनी पड़ेगी, आपके पास एक अच्छी थिंकिंग, एक अच्छी अप्रोच भी चाहिए। तो एक डॉक्टर को तो किसी भी पेशेंट के साथ डील करने के लिए एक अच्छी अप्रोच चाहिए कि किस सिचुएशन में, किस एडवर्स कंडीशन में फंस गया, किस एरिया में सोचना है, वो क्रिटिकल थिंकिंग, वो एक एनालिटिकल अप्रोच वो फिजिक्स से डेवलप कर सकती है, भाई वो बायोलॉजी से डेवलप नहीं होगी। यस, तो इसके लिए फिजिक्स जरूरी है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सोच पाओ, अच्छी से अच्छी चीज को एक्सप्लोर कर पाओ, अपने पेशेंट्स के लिए अच्छे से अच्छा कर पाओ, वो फिजिक्स ही देगा। इसलिए फिजिक्स से डरना नहीं है, वो कुछ ना कुछ पक्का सिखा रहा है, और उसके बिना तो फिर आप कुछ कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि जितने भी डिवाइसेज आप आगे डील करने वाले हो, वो सारे के सारे फिजिक्स की ही देन है। यस, चलते हैं लास्ट सवाल पे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आजकल सोशल मीडिया पे ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा हाइप में है। आज नहीं, मैं जब प्रिपरेशन, जब से मतलब मैंने पढ़ाई शुरू की, जब मैं 11th में था, तब 12th में था, तब फिजिक्स वाला अपना ऑनलाइन कोर्स लाया। उसी समय से 1-2 महीने बाद से ये सवाल आने लगा था सोशल मीडिया पे कि एनसीईआरटी और फिजिक्स वाला मॉड्यूल इज इनफ फॉर नीट। हाँ जी, बिल्कुल एकदम बिल्कुल सही बात है सर। एग्जैक्टली में जो मॉड्यूल वगैरह जो स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो बिल्कुल बिल्कुल नीट के लेवल पे, नीट के पैटर्न पे है। इवन हमारे जो पिछले कुछ साल का सिनेरियो देख रहे हैं, तो जैसे मैं बायोलॉजी में बात करके चलूं, तो नीट में एनसीईआरटी से बाहर कोई भी क्वेश्चन आता नहीं है। हमारा जो मॉड्यूल का स्टैंडर्ड है, वो एनसीईआरटी और प्लस उसमें कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीजें ऐड होती है। तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को मॉड्यूल और स्टडी मटेरियल के अलावा कोई भी चीज पढ़ने की जरूरत है। इवन अगर उन्होंने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ ली, या किसी भी सर के नोट्स जो थे वो नोट्स बहुत अच्छे से पढ़ लिए, तो एनसीईआरटी वगैरह तो सारी की सारी उनके फिंगर टिप्स पे वैसे ही आ जाएगी। तो उन्हें फेथ रखना सबसे पहले अपने टीचर्स में कि सर ने जो नोट्स लिखाए भैया वो पत्थर की लकीर है, उन्हें पढ़ना है एनसीईआरटी की किताब। और मॉड्यूल से बाहर तो चाहे कितना भी पेपर एनसीईआरटी से बाहर चला जाए, मॉड्यूल से बाहर तो कभी जाना ही नहीं है। यस, इस चैनल पे आने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने एकदम हमारे इस छोटे से चैनल पर आकर एक
मतलब कि हमारे यूथ के लिए तो बहुत ही अच्छा संदेश दिया। और सर यहाँ पर आने के लिए फिर से आपका एक बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आप सभी दर्शकों से एक ऐसे ही प्यारे से वीडियो में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद। थैंक यू।